हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन एनल स्ट्रक्चर के बारे में। पेट से संबंधी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसके लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। एनल स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, जिनको पाइल्स की समस्या रही हो, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या रही हो, या बहुत समय तक फिशर की प्रॉब्लम बार बार होती रही हो, उनको एनल स्ट्रक्चर या एनल स्टेनोसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जो एनल स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब होता है कि जो मसल्स आपके फीसेस को, आपके स्टूल को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करती हैं, उनके अंदर जो नैरोइंग है वो हो जाती है। वो स्फिंक्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, सो दैट जो लूमन होता है आपके रेक्टम का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, नैरो हो जाता है। इससे कारण आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और इसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। जितना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन उतना ज़्यादा डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल, और उसी तरह से ये एक सर्कल बन जाता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लोग पाइल्स की सर्जरी कराते हैं, या जिन लोगों को फिशर्स बार बार होते रहते हैं। फिशर्स का मतलब हुआ कि जो एनल कैनाल है, जो आपकी जो रेक्टल कैनाल है, उसके अंदर जो मसल्स होती है उसमें क्रैक हो जाना। क्रैक होने के बाद वो थोड़े समय बाद आप देखते होंगे कि जो फिशर होता है वो हील हो जाता है। यानी पहले आप स्टूल पास करने के साथ में स्टूल में ब्लड आता था, धीरे धीरे आपको वो ब्लड बंद हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो खुद हील करना चाहती है। नेचर्स हीलिंग होती है हमारी बॉडी में। तो कुछ समय तक फिशर से ब्लड आएगा, उसके बाद वो फिशर अपने आप बंद हो जाएगा और वहां पर एक स्कार पैदा हो जाएगा। अगर आपने खाने पीने में या अपने डाइटरी चेंजेस नहीं किए तो अगेन जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, दूसरी जगह से वो क्रैक आएगा और धीरे धीरे करके वो क्रैक भी हील हो जाएगा। तो वहां पर इसी तरह से जो क्रैक्स होते हैं ये हील होने के बाद वहां पर स्कार्स बना देते हैं, जिसके कारण जो एनल कनाल है, जो रेक्टल कनाल है, जो रेक्टम है, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। जो लूमन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। जब आप फोर्सफुली स्टूल पास करना चाहते हैं तो फिर से क्रैक पड़ता है और फिर से आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट्स को। दूसरा जो बड़ा कारण देखा जाता है एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रक्चर का, वो ये है कि आफ्टर पाइल सर्जरी, जो पाइल्स का ऑपरेशन करवाते हैं उससे पाइल्स तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में एनल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो सर्जरी के बाद भी बॉडी अपनी हील करने की कोशिश करती है, वहाँ पे स्कार बन जाता है। ये दो बड़े कारण हैं जिसके कारण एनल स्टेनोसिस या एनल स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ और कारण हैं जैसे रेक्टल जो इन्फेक्शंस होते हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुआ हो, लंबा इन्फेक्शन हुआ हो, या आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनके ठीक होने के बाद भी चांसेस हैं कि वहाँ पर स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। कुछ लोगों को कंजेनाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब बचपन से ही कुछ लोगों का जो लूमन होता है वो बहुत कम होता है, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको भी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। लेकिन प्राइमरली जो रीज़न होता है स्ट्रक्चर डेवलप होने का, वो फिशर्स की सेल्फ हीलिंग और साथ के साथ पाइल्स का ऑपरेशन, ये बहुत दो बड़े कारण होते हैं जिसके कारण ये बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर को आप जब हिस्ट्री देते हैं तो डॉक्टर समझ आता है कि जब आप उनको अपने सिम्टम्स बताते हैं तब वो समझ आता है कि इनको एनल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। पहला तो सिम्टम आपको यही आएगा कि आपको स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। घंटों घंटों तक आप पॉट पे बैठे होते हैं लेकिन स्टूल पास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते, वो निकल नहीं पा रहा होता है। जैसे एक नैरो ल्यूमन से कुछ बड़ी चीज़ आप पास करना चाहें तो नहीं पास होती है, वही डिफिकल्टी यहाँ पर आती है। और क्योंकि आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाता है और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स करके स्टूल पास भी कर दिया तो अगेन आपको परेशानी हो जाएगी, क्रैक्स बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। बहुत सारे केसेस में लॉन्ग टर्म अगर आपको डायरिया रहता है, जो क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी एनल स्टेनोसिस होता है। जो एनल स्फिंक्टर है कई बार उसकी जो कमजोरी होती है या उसके ओवर कंस्ट्रिक्शन के कारण भी आप स्टूल पास नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट से पहले ये जानना जरूरी है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को ये बताना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचना है, सो दैट इन फ्यूचर जो हार्म अभी तक हो चुका है आपके एनल वॉल को, आपके रेक्टम को, वो नहीं होना है। फाइबर रिच डाइट लेनी है,
स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हैं, इमोलिएंट्स ले सकते हैं, या ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो आपके जो स्टूल होता है उसको पतला कर सकती है। डाइट अपनी बहुत ज़्यादा फाइबर रिच रखनी है सो दैट कि आपको स्टूल इजीली पास हो जाए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो डाइट में चेंज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए 2 तरह के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको बताए जाते हैं अदर देन दिस डाइटरी चेंजेस। एक तो होता है आपको स्फिंक्टर का जो ऑपरेशन होता है, स्फिंक्टरेक्टोमी जिसको बोलते हैं, यानी जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसको थोड़ा सा लूज कर दिया जाता है, वहाँ की मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाती हैं सो दैट जो स्टूल पास हो रहा है वो इजिली से पास हो जाए। दूसरा होता है एनोप्लास्टी बोलते हैं, इसमें एनल रिंग को लूज किया जाता है सो दैट आप स्टूल को इजिली निकाल पाए। ये दोनों सर्जरी होती है, लेकिन इन सर्जरी में जाने से पहले आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको जो परेशानियाँ हो रही हैं, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या जो आफ्टर पासिंग द स्टूल जो आपको परेशानियाँ हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या बहुत इंटेंस पेन हो रहा है, उन सारी चीज़ों में आपको ये दवाइयाँ हेल्प करेंगी। हम बात करते हैं पहली दवा की। पहली दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना के अंदर पैरालिटिक जो आपके इंटेस्टिन्स होती हैं वो पैरालिटिक हो जाती हैं, ऐसा लगता है वो स्टूल को आगे लेके नहीं जाएंगी। अक्यूट जो कॉन्स्टिपेशन होता है या बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन होता है उसके साथ में अगर ये एनल स्टेनोसिस का प्रॉब्लम होता है, उस केस में एल्यूमिना बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है एलोसोकोट्रीना, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों में क्रॉनिक डायरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी जिनको फोर्सफुली स्टूल पास होता है, उनके कान में क्रैक बन जाते हैं, तो उनके केसेस में जिनको डायरिया के कारण अभी स्टेनोसिस का प्रॉब्लम हो गया, वहाँ पर एलोसोकोट्रीना दे सकते हैं। एक और दवा है जो ओपियम है, ये बुजुर्गों के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। ये दिया जाता है जब ऑब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, डिज़ायर्स ही नहीं होते हैं, 7-7 10-10 दिन तक पेशेंट को स्टूल ही नहीं जाने का डिज़ायर होता है, ऐसे केसेस में ओपियम दे सकते हैं। एक और दवा है जो एक स्पेसिफिक दवा होती है इस केस के लिए, वो है थियोसिनामिनम। ये हेल्प करती है किसी भी स्कार टिश्यू को डिसॉल्व करने के लिए। इसको मैंने यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वीडियो में भी बताया था, तो इस दवा को अभी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये परेशानी है। होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल यहाँ पर है कि आपके जो स्कार्स होते हैं उसको भी डिसॉल्व कर सकती है, फर्दर डैमेज नहीं हो पाए उसको प्रिवेंट कर सकती है, जो तकलीफ आप झेल रहे हैं, जो दर्द आप सह रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प करती है, उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करती है। ये जो दवाइयाँ हैं जो मैंने बताई हैं ये आप 30 पावर में ले सकते हैं। बेटर रहेगा कि डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है और आपको तकलीफ बहुत लंबी दे सकता है। अगर आप मुझे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017999940 पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले कोई भी राय लेना चाहते हैं, कुछ भी कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप पे, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये सभी लोग ले सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं और आप अपने एनल स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।